नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में लोकसभा का 86 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे, जो आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। खासकर बिहार शिक्षक, 69 बीपीएससी, बिहार दरोगा, यूपीपीसीएस, यूपीएससी इन सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और इसके सारे प्रश्न कहाँ से लिया गया है, तो इसके सारे के सारे प्रश्न आपके घटना चक्र बुक से लिया गया है और आपको बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन है कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? यहाँ पर समझिएगा। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद पंचायत का चुनाव, पंचायत का चुनाव। यहाँ पर समझिएगा, लोकसभा के मेंबर बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी 25 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु आपके 25 वर्ष है। जो व्यक्ति लोकसभा के मेंबर बन सकता है वो आपके प्रधानमंत्री भी बन सकता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 25 वर्ष आपकी न्यूनतम आयु सीमा है। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? संसद सदस्य बनने के लिए ध्यान रखिएगा, संसद में आपके लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ जाएगा। ठीक है, और आपके प्रेसिडेंट भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या पूछा गया है कि संसद सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होना चाहिए? तो न्यूनतम उम्र आपकी 25 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट है कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? लोकसभा का मेंबर चुने जाने के लिए जो है, एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो 25 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए। उसके बाद है कि लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही नहीं? इसमें से कौन सा कथन आपके सही नहीं? तो देख लीजिए, सही नहीं है। निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, तो सही बात है। जिस भी व्यक्ति का उम्र 18 वर्ष हो गया हो और इसका नाम जो है मतदाता मतदाता सूची में हो, तो आप जाके आपके मतदान कर सकता है। ऐसा नहीं कि आपका उम्र 18 वर्ष हो गया और आपका नाम मतदाता सूची में अगर नहीं है तो आप मतदान नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है कि निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, तो ठीक बात है, इलेक्शन कमीशन करता है। निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, तो ये आपकी गलत है। इलेक्शन कमीशन के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध करवाते हैं, तो बिल्कुल ठीक बात है। तो इसमें गलत कौन हो जाएगा? सी आपकी गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है? तो ऐसा एकदम नहीं। भारत में तो आपके विदेशी भी होते हैं, तो विदेशी दाखिल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है कि जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है, वहाँ के किसी किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है, तो किसी के द्वारा दाखिल नहीं किया जा सकता है। आपको क्या बताएं कि आपको इसमें 25 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए। ठीक है, और इसका जो है मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। ठीक है, तभी आपके ये जाके चुनाव लड़ सकता है। अगर पंचायत का चुनाव लड़ना है तो आपको 21 वर्ष होना चाहिए और मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। समझे ना बात को ना? उसके बाद है कि भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है, तो बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद है कि भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है, तो वैसा नहीं हो सकता है। भारत के किसी भी नागरिक, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी का उम्र मान लीजिए 20 साल है, कैसे दाखिल कर सकता है? नहीं कर सकता है। अगर मान लीजिए किसी का उम्र 50 साल है लेकिन उसका मतदाता सूची में नाम ही नहीं है, तो भी दाखिल नहीं कर सकता है। तो आपके गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है,
ये सॉल्यूशन तो बहुत ही बड़ा लिखा हुआ है, इसको पढ़ने में तो हालत ही खराब हो जाएगा। जो आपको समझाते हैं वो आप समझिएगा, ठीक है? उसके बाद है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? बहुत ही अच्छा सवाल है कि लोकसभा में जो है राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती है? तो जनसंख्या के आधार पर सीट का आवंटन किया जाता है। 10 लाख के जनसंख्या पर जो है 1 सीट दिया जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 83 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन खाली स्थान जनगणना के आधार पर है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है और आगे पूछे जाने की भी संभावना है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों के राज्यों के मध्य आवंटन खाली स्थान जनगणना के आधार पर है। तो आपको याद रखना है कि 1971 के जनगणना के आधार पर किया गया है। यहाँ पर इसे पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इस संविधान के अनुच्छेद 81 एवं अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। ये व्यवस्था पहले 2000 तक था, परंतु 84वां संविधान संशोधन, इसे ध्यान से याद रखिएगा, 2001 के द्वारा जो है इसे 2026 के पश्चात की गई पहले जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक आपके संशोधित न किए जाने की प्रावधान किया गया है। तो 2026 तक आपके जो है लोकसभा का सीट आपके स्थिर रहेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के स्थानों का आवंटन आधारित है तो 1971 के जनगणना के आधार पर। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण इस वर्ष तक यथावत रहेगा, तो 2026 तक आपके यथावत रहेगा। इसके बारे में आप देख चुके हैं, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 84 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या का निर्धारण 1971 के जनगणना के आधार पर कर दिया गया है। यह तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष है 2026 है, ठीक है? 2026 इसके बारे में देख चुके हैं। ये क्वेश्चन कितना बड़ा है और आंसर सिर्फ छोटा सा है, तो आपको सिर्फ पैसेंस से क्वेश्चन पढ़ना है। ये पॉलिटी में क्या होता है कि अगर आप ध्यान से, अगर आपने पहले एक बार पॉलिटी बुक बढ़िया से लक्ष्मीकांत पढ़ लिए हैं और क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। आराम से, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, सारे क्वेश्चन लगभग सोल्व कर दीजिएगा आप, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो अधिकतम कितना हो सकता है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो अधिकतम है अब आपके 550 हो सकता है, लेकिन जब संविधान बना था तो उस समय आपके 552 था। ऐसा क्यों? क्योंकि दो आपके जो आंग्ल इंडियन था, आंग्ल इंडियन, इसे 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जो दो आंग्ल इंडियन था इसे आपके हटा दिया गया है। तो अब आपके 550 बचता है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है? इसे एक बार आप पढ़ भी यहाँ पर लीजिएगा कि लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाते हैं। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552, 530, जो 530 आपके हैं राज्यों से हैं, 20 आपके संघ राज्यों से हैं, मतलब कि यूनियन टेरिटरी से, ठीक है? यूनियन टेरिटरी से हैं। 2 आपके एंग्लो इंडियन समुदाय से थे। ये आपके जो 552 है इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है? उसके बाद है कि हो सकती थी, उसके बाद है कि अनुच्छेद 81, 331, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए सदस्यों को नामांकित करने की व्यवस्था को आगे ना बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया है और लोकसभा में अधिकतम जो है आपके 550 अब सीट होगा। बात समझे कि नहीं? यहाँ पर देखिए, फिर से ऑप्शन समझा देते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि जो हमारा संविधान था उसमें बोला गया था कि 552 आपके अधिकतम होंगे, लेकिन 104वां संविधान संशोधन, पहले ये समझिए, जो 500 आपके ये 52 होंगे, ये कहाँ से आएंगे? तो 530 आपके जो होंगे ये राज्य से होंगे, 20 आपके केंद्र से होंगे और दो आपके मनोनीत होंगे आंग्ल
भारतीय, जो विदेशी आपके भारत में रहते हैं उनके बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन सरकार देखी कि जो ये 2 आपके व्यक्ति जो आंग्ल भारतीय हैं, इनकी संख्या भारत में बहुत ही कम बचा है, 200 से 250 बचा है। तो 200 से 250 व्यक्ति को 2 सीट देना ठीक बात नहीं है, तो इसलिए जो है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जो है इसे समाप्त कर दिया गया है। अब कितना बचा है अधिकतम? तो अधिकतम अब 550 बचा है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के मेंबर की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो कौन सा संविधान संशोधन संबंधित है? तो 7वां संविधान संशोधन तथा 31वां। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे देखिए, आईएएस पूछा पहले 2003 में, उसके बाद उत्तराखंड पीसीएससी से 2005 में पूछता है। यहाँ पर आप समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, जो आपके 7वां संविधान संशोधन अधिनियम है, ठीक है, जो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम है, इसके माध्यम से बताया गया कि जो आपकी लोकसभा लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा में आपके राज्यों का जो आपके स्टेट हैं, इसका प्रतिनिधित्व आपके 500 होगा, जबकि जो आपके यूटी हैं, इनका आपके 20 होगा। टोटल कितना हो जाएगा? 520 हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आपको याद रखना है कि जो 14वें संविधान संशोधन अधिनियम, इसके माध्यम से बताया गया कि आपके राज्यों में तो 500 रहेंगे, जबकि जो आपकी यूटी है यहाँ पर इसे 25 कर दिया गया। तो कितना हो गया आपके? 500 2500 गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपको याद रखना है कि 31वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसके माध्यम से बताया गया कि जो आपके राज्य हैं, इनकी लोकसभा में सीट आपके 525 हो जाएगा, और जो आपके यूटी है, इसे आपके 20 कर दिया गया था, इसे 20 कर दिया गया था। इसे वापस से 31वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जो है 20 कर दिया गया। तो टोटल कितना हो गया आपके? 545 हो गया, ठीक है, टोटल आपके 545 हो गया। और बाद में राज्यों का पुनर्गठन हुआ, उसके बाद 550 आपकी टोटल सीट हो गया, ठीक है, टोटल आपके कितना हो गया? 550 टोटल सीट हो गया। और इसमें से 530 आपके जो है 530 आपके जो है ये आपके राज्य के हो गए, और जो आपके 20 है ये आपके यूटी के हो गए हैं। तो कितना हो गया? टोटल आपके 550 सीट हो गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के मेंबर की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो 31वां संविधान संशोधन के माध्यम से कर दिया गया। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम निर्धारित की गई है, वह कितना है? तो 550 है, ठीक है, वो आपके 550 आपके अधिकतम है। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या क्या है? तो यहाँ पर समझिएगा, वर्तमान में कितने हैं? तो 524 आपके राज्यों के हैं, और 19 आपके जो है केंद्र शासित प्रदेश के हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल आपके 543 हो जाएगा, ठीक है, 543। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको यहाँ पर याद रखना है कि जबकि जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में लोकसभा की कितना सीट है? तो 5 सीट है। जो लद्दाख है वहां पर 1 सीट है। उसके बाद दिल्ली में 7 सीट है। अंडमान एवं निकोबार में 1 सीट है। दादरा एंड नागर हवेली तथा दमन और दीप में जो है 2 सीट है। लक्षद्वीप में 1 सीट, पुडुचेरी में एक सीट, चंडीगढ़ में 1 सीट है। इसे याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? बहुत ही अच्छा है। तो अधिकतम कितना हो सकता है? तो अधिकतम आपने देख चुके हैं, अधिकतम 20 होगा। नेक्स्ट है कि आम चुनाव 2009 में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुआ है, ठीक है। इनमें से कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों राज्यों के थे? तो कितने थे? 530 थे। 530 आपके राज्यों के थे। तो उस समय का ये सवाल था, तो इसे आप लोग ध्यान मत रखिएगा, जरूरत नहीं है हमारे लिए, ठीक है। लेकिन बस ये पूछा जाएगा तो बस इतना ध्यान रखिएगा हल्का फुल्का, लेकिन पूछने का चांस तो खैर इसके बारे में नहीं बराबर है, इसे काट ही दीजिएगा, नहीं पूछेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि आम चुनाव 2009 के आम चुनाव 2009 के कुल 543 लोकसभा निर्वाचित क्षेत्रों में से 530 आपके जो है राज्यों से थे, और 13 आपके जो है संघ राज्य क्षेत्रों से थे। जम्मू और कश्मीर राज्य के 2 संघ राज्य क्षेत्रों में परिवर्तन के बाद वर्तमान में जो है 524
क्षेत्र राज्यों से और 19 आपके संघ राज्य क्षेत्र। तो आपको ये याद रखना है, 524 प्लस 19 याद रखना है। 2009 वाला आपको याद नहीं रखना है, बस जान लीजिए कि कितना था, ठीक है। उसके बाद है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितने सीटें आपके आरक्षित है, तो 20 सीट आपके आरक्षित है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 330 में किया गया है। इसके बारे में ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 एक के उपखंड का के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वहीं अनुच्छेद 330 के उपखंड ख में असम के स्वशासी जिले की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए उपखंड ग में असम के स्वशासी जिले की अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसे आप लोग एक बार ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नांकित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है, तो किस राज्य में जो है एसटी के लिए स्थान आरक्षित नहीं है, तो केरल और तमिलनाडु राज्य में जो है एसटी शेड्यूल ट्राइब के लिए लोकसभा में जो आपकी पोस्ट है वो आपके आरक्षित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए किस किस राज्य में जो है एसटी के लिए सीटें आपके आरक्षित नहीं, इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है लोकसभा में, ठीक है। तो लोकसभा में जो है अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश राज्यों तथा दादरा और नागर हवेली, लक्षद्वीप के अतिरिक्त अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में जो है एसटी के लिए सीटें आरक्षित नहीं है लोकसभा में, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है। लेकिन आपको यहाँ पर याद रखिएगा कि जबकि कर्नाटक है, ठीक है, कर्नाटक, और जबकि मेघालय है, कर्नाटक और मेघालय, इसे 2008 के परिसीमन आयोग के द्वारा जो है यहाँ पर आपके एसटी के लिए 2-2 सीट आपके आरक्षित कर दिया गया। इसे ध्यान से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बीबीए पॉइंट है, मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि एससी के लिए जो है एससी के लिए किस किस राज्य में सीट आपके आरक्षित नहीं है, तो एससी के लिए बिहार में आपके 6 सीट आरक्षित है। किस किस राज्य में आरक्षित नहीं है ये ध्यान रखिएगा, तो अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा राज्यों में जो है तथा दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी संघ राज्य क्षेत्रों जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख सहित में स्थान आपके आरक्षित नहीं है, ठीक है, स्थान आपके आरक्षित नहीं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, जो लिखा गया दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी संघ राज्य क्षेत्रों में स्थान आरक्षित नहीं है, इसका मतलब है कि दिल्ली में जो है एससी के लिए सीट आपके आरक्षित है। तो कितना सीट आरक्षित है इसके बारे में आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। समझ गए ना कि एसटी के लिए किस किस राज्य में सीट आरक्षित है, किस राज्य में आरक्षित नहीं है, एससी के लिए किस राज्य में सीट आरक्षित है और किस राज्य में आरक्षित नहीं है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद है कि किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है, तो एससी और एसटी के लिए आरक्षण किस किस राज्य में नहीं है, तो अरुणाचल प्रदेश में जो है एससी और एसटी दोनों के लिए आरक्षण नहीं है। जम्मू कश्मीर में भी आपके जो है एससी और एसटी के लिए आरक्षण नहीं है। यहाँ पर आप देखिए जम्मू कश्मीर, आपके जम्मू कश्मीर हो गया, और ऊपर में देखिए जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है, ए और बी दोनों आपके आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है, बहुत ही अच्छा सवाल है। लोकसभा में जो है एसटी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट आपके आरक्षित हैं, तो आपको याद रखना कि 84 सीट आपके आरक्षित हैं, ठीक है। अनुसूचित जाति एससी के लिए है, ठीक है, एससी के लिए कितने सीट आरक्षित हैं, तो 84 सीट आपके आरक्षित हैं, जबकि शेड्यूल ट्राइब के लिए आपके 47 सीट आपके आरक्षित हैं। इसे याद रखिएगा, बीबीआई पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर एक बात देख लीजिए कि लोकसभा में संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 330 में किया गया है। वर्तमान में लोकसभा में आपके 84 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं, जबकि 47 सीट आपके जो है एसटी के लिए आपके आरक्षित हैं। नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट है कि यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो, तो उस राज्य के अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या होगी। तो ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि 42 होगा तो इतना सीट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर क्या लिखा गया है कि आपको उदाहरण से समझाया गया है, तो आपके लिए काम का नहीं है, बस जान लीजिए किस राज्य में कितना आपके आरक्षित सीटें हैं। आप जिस भी राज्य से हैं तो उसके बारे में आप जान लीजिएगा कि हमारे राज्य में जो है एससी और एसटी के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं और कौन कौन सीटें आरक्षित हैं, आपसे पूछा जाता है स्टेट के एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद है कि देखिए, अगर वीडियो आप लोग को बहुत धीमा अगर हम बोल रहे हैं तो आप लोग आवाज को तेज कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग आवाज को स्पीड कर लीजिए, डबल कर लीजिए या तो फिर 1.5 कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आपके एसटी के लिए आरक्षित सीटें हैं। कितने सीट आपके एसटी के लिए आरक्षित है? तो 6 सीट आपके आरक्षित है, ठीक है। जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार में एक भी सीट आरक्षित नहीं है, एक भी सीट आपके आरक्षित नहीं है। जबकि गुजरात में जो है एसटी के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आपके 4 सीट आरक्षित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है? तो कौन करता है? अभी आपने देखा है, मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में कितना है? तो 6 है। जो गुजरात है यहाँ पर आपके 4 है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो अब तो इसे समाप्त कर दिया गया है। जो मनोनीत करने का कंसेप्ट है, इसे 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। पहले आपके 2019 से पहले मनोनीत कौन करते थे? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था। अब तो खत्म हो गया, तो उसके बारे में खत्म कीजिए कहानी। उसके बाद नेक्स्ट है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने मेंबर को नामित कर सकता है? यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो इससे पहले तो आपके 2 था, लेकिन अब इसे समाप्त कर दिया गया है। उसके बाद है कि भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में, इसे भी आप खत्म कीजिए, सेम क्वेश्चन है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, तो किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो इसमें आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर आपके जो है राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है, ठीक है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, ठीक है। यहाँ पर समझिएगा कि अनुच्छेद 85 दो ख के अनुसार लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। ऐसा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। हालांकि देखिए, जो आपके प्रधानमंत्री हैं, अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सिफारिश कर रहे हैं, इसका मतलब कि जो मंत्रिमंडलीय सहमति दे दिया, ऐसा माना जाता है। उसका देखिए, हालांकि मंत्रिपरिषद ने लोकसभा में बहुमत खो दिया है, तो ऐसी परिषद की सलाह पर लोकसभा को समय पूर्व भंग करने की बजाय राष्ट्रपति नई सरकार बना सकने की संभावना के संदर्भ में जो है स्वविवेक का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर समझिएगा सॉरी, कि जैसे कि आपके प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री हैं, जाके प्रेसिडेंट को बोलते हैं कि आप जो है लोकसभा को भंग कर दीजिए। लेकिन जो आपके प्रधानमंत्री हैं, जिस भी पार्टी से, उस पार्टी का आपके लोकसभा में बहुमत नहीं है, तो प्रेसिडेंट जो है प्रधानमंत्री की बात मानने के लिए बाध्य नहीं है, नहीं मानेंगे। तो इस समय प्रेसिडेंट जो है अपने विवेक से काम लेंगे और जो भी पार्टी संसद में बहुमत सिद्ध कर देगा, उसे सरकार बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, उस पार्टी का। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर आपके पास सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो राष्ट्रपति जो है आपकी बात को नहीं मानेगा। नेक्स्ट है कि लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भंग किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो आप विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आह्वान कर सकता है, तो सही बात है। तो आपको याद रखना कि जो राष्ट्रपति जो है
संसद का सत्र आपके बुलाते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। देखिए ऐसा मैंने कि 2 करता है, 3 नहीं करता है, ठीक है। 6-6 महीने में आपकी 2 करता है, 6-6 महीने में 2 करता है, 3 नहीं करता है। तो आपके सेकंड वाला गलत हो जाएगा। एक वर्ष में एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है, जब संसद का चलना आवश्यक हो, ठीक है। ये सही बात है कि कितना दिन संसद चलेगा इसके बारे में कोई निर्धारण नहीं किया गया है। तो आपको बताना है कि सही कौन-सा है, तो 1 और 3 आपके सही है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि 6 मास का अंतर नहीं होगा। 6-6 महीने में आपके जो है 6 महीने के पहले आपकी जो है बैठक हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, तो किसके द्वारा? स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन के द्वारा। जो लोकसभा की बैठक है, इसे उपरोक्त सभी विधि के द्वारा समाप्त किया जा सकता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा की बैठक स्थगन, सत्रावसान तथा विघटन द्वारा समाप्त की जा सकती है। स्थगन लोकसभा अध्यक्ष करता है, जबकि ध्यान रखिएगा जो स्थगन कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है। सत्रावसान सत्रावसान और विघटन कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। जो सत्रावसान है 85 दू, विघटन 85 दू ख, 85 दू का में आपके जो है सत्रावसान होता है, विघटन 85 दू खा में उल्लेख किया गया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? बहुत ही अच्छा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन जो है लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? तो कौन आपके प्राधिकृत है? भारत का राष्ट्रपति। आप देख चुके हैं लोकसभा का कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता है। एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो ये पॉइंट आपका ठीक है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष नहीं, 1 वर्ष, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है कि अनुच्छेद 83 दो के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल जो आपातकाल की उद्घोषणा के परिवर्तन रहने के दौरान संसदीय विधि द्वारा एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तथापि आपात उद्घोषणा के परिवर्तन में ना रह जाने की स्थिति में उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है कि लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो कम से कम आपके वर्ष में 2 सत्र बुलाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या की कितना होता है? तो 1/10 होता है, ठीक है। 1/10 होता है। अनुच्छेद 103 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का कोरम गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु भी यही जो आपकी यही सदस्यता आपकी चाहिए। जो आपकी कांग्रेस है उसे अभी 1/10 मेंबर जो है लोकसभा में उपलब्ध नहीं है इसके पास, तो इसीलिए इसे विपक्ष का मान्यता नहीं दिया गया था, ठीक है। और अगर कोई बिल पर बहस भी करना है तो 1/10 आपके मेंबर हमेशा उपलब्ध होना चाहिए। जैसे कि 550 है तो इसका 1/10 कितना हो जाएगा? 1/10 आपकी 55 हो जाएगा। तो 55 मेंबर को जो है लोकसभा में उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है। और जो विपक्ष के पार्टी बनने के लिए भी आपके 55 सीटें चाहिए। नेक्स्ट है कि लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कोरम कितनी है? तो सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है तो सेम है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है? तो सबसे अधिक आपके जो प्रतिनिधि है लोकसभा में कौन भेजता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य भेजता है। कितना सीट भेजता है? तो 80 सीट भेजता है, ठीक है। 80 सीट देता है। बिहार कितना देता है? तो बिहार आपके 40 देता है। जो मध्य प्रदेश है ये आपके 29 देता है। पश्चिम बंगाल आपके 42 देता है। बोला जाता है कि जो केंद्र की सत्ता की चाबी आपके उत्तर प्रदेश में है। जो भी पार्टी उत्तर प्रदेश जीतती है वो आपकी सरकार बनाती है केंद्र में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि भारत में किस राज्य का लोकसभा या राज्यसभा में प्रतिनिधित्व संख्या सर्वाधिक है? तो किसका है? उत्तर प्रदेश का है, जबकि लोकसभा यहाँ पर 80 है, जबकि राज्यसभा में 31 सीट है। नेक्स्ट है कि जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन सा राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे का है? तो इसमें आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के पास आपके 80 सीट है, महाराष्ट्र के पास 48 सीट है, बंगाल के पास 42 सीट है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बंगाल हो गया। बिहार के पास 40 सीट है, तमिलनाडु के पास 39 सीट है, मध्य प्रदेश के पास आपके 29 सीटें हैं। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किस राज्य के पास है? तो आपके महाराष्ट्र के पास है। कितना सीट है? तो 48 सीट है। ठीक है, 48 सीट है यहाँ पर देखिए। जबकि पश्चिम बंगाल इसके पास 42 सीट है, जबकि पश्चिम बंगाल है इसके पास आपके 42 सीट है, बिहार के पास 40 है, तमिलनाडु के पास आपके 39 है और मध्य प्रदेश के पास आपके 29 सीट है। लोकसभा के कितने स्थान राजस्थान के लिए निर्धारित हैं? तो कितने स्थान आपके आवंटित हैं? तो 25 सीट आपके लोकसभा में आरक्षित है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि 4 जो सीटें आपके हैं अनुसूचित जातियों के लिए है, और जो 3 सीटें आपके हैं यहाँ पर लिख देते हैं, तो एससी है उसके लिए 4 सीट आरक्षित है राजस्थान में। जो एसटी है उनके लिए 3 सीट आपके राजस्थान राज्य में आरक्षित है लोकसभा में। ठीक है, उसके बाद है कि लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है? तो यहाँ पर समझिएगा कि जो आपके बिहार है, बिहार में कितना सीट आपके आवंटित किया गया है? तो बिहार में आपके जो है 40 सीट आपके आवंटित किया गया है। ठीक है, बिहार में आपके यहाँ पर नहीं, बिहार में 40 सीट आपके, याद रखिएगा सिर्फ कि बिहार में जो है 40 सीट आपके है। ठीक है, 40 सीट आपके लोकसभा का है। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा गया है बिहार से झारखंड कब अलग होता है? तो 15 नवंबर 2000 को आपके अलग होता है। और इसमें है कि जब आपके अलग नहीं हुआ था, तब बिहार झारखंड दोनों एक में था। टोटल आपके 54 सीट था, टोटल आपके 54 सीट था। लेकिन जब झारखंड अलग हो गया तो बिहार में बचता है 40 सीट और 14 सीट आपके झारखंड में चला जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर देखिएगा कि जो गुजरात है इसके पास 26 सीट है और असम के पास आपके 40 सीट है। तो कितना हो गया? 40 सीट हो गया। गुजरात के पास 26 है और असम के पास आपके 14 है। गुजरात के पास 26 है, झारखंड के पास 14 है, तो 40 हो गया। मध्य प्रदेश के पास 29 है, छत्तीसगढ़ के पास 11 है, तो 40 हो गया। तमिलनाडु के पास 39 है, सिक्किम के पास 1 है, तो 40 हो गया। तमिलनाडु के पास 39 है, मिजोरम के पास 1 है, तो 40 हो गया। तमिलनाडु के पास 39 है, नागालैंड के पास 1 है, तो 40 हो गया। उत्तर प्रदेश के पास 80 है, बिहार के पास 40 सीट है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त है? बहुत ही अच्छा सवाल है। निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग में लोकसभा में समान सीटें प्राप्त है? तो जो सेम चीज ऊपर में लिखा गया इसे आप लोग जोड़ लीजिएगा और इसका आंसर को ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप समझिएगा कि जो आपके पंजाब है, पंजाब का कितना सीट आपके लोकसभा में है? तो पंजाब का आपके 13 सीट है, असम का 14 सीट है, गुजरात का 26 सीट है, राजस्थान का 25 सीट है, मध्य प्रदेश का 29 सीट है, तमिलनाडु का 39 सीट है, आंध्र प्रदेश का 25 सीट है, बंगाल का 42 सीट है, छत्तीसगढ़ का 11 सीट है, महाराष्ट्र का 48 सीट है, झारखंड का 14 सीट है, छत्तीसगढ़ का 11 सीटें हैं। ठीक है, 11 सीटें हैं। तो इतना आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए वर्तमान में असम एवं झारखंड दोनों के आपके 14 सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, इन सभी के पास आपके 2-2 सीट है लोकसभा में। मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम के पास 1-1 सीट है लोकसभा में। इसे आप लोग ध्यान से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म आपके सही नहीं, इसमें से कौन आपके सही नहीं? तो देखिए कौन सही नहीं है। जो आंध्र प्रदेश है इसके पास कितना सीट है? तो 25 सीट है। असम, असम के पास कितना सीट है?
तो असम के पास आपके 14 सीट है, ठीक है, जो आपके देखिए यहाँ पर असम, इसके पास आपके 14 सीट है। असम के पास आपके 14 सीट है। जबकि पंजाब है, पंजाब के पास कितना सीट है, तो पंजाब के पास आपके 13 सीट है, ठीक है, 13 सीट पंजाब के पास है। जो पश्चिम बंगाल है, इसके पास आपके 42 सीट है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व को सम्मिलित करना है, तो कर लीजिए। राज्य और प्रतिनिधित्व के बारे में आपको देखना है, सीट के बारे में देखना है। जो आंध्र प्रदेश राज्य है, इसके पास 25 लोकसभा का सीट है। तमिलनाडु के पास आपके 39 है, महाराष्ट्र के पास 48, छत्तीसगढ़ के पास 11 और पश्चिम बंगाल के पास आपके 42 सीट है, तो इसे आप लोग मिला लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राज्यों संघ शासित क्षेत्र के समूह में किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है, तो इसमें से किसकी आपकी लोकसभा में केवल एक सीट है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम, तो केवल एक सीट है, ठीक है, केवल एक सीट है। चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी में आपकी लोकसभा का जो है केवल एक एक सीट है। जबकि त्रिपुरा, गोवा, मेघालय, मणिपुर, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव, अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा के आपके दो दो सीट है, इसे मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित होते हैं, तो कहां से होते हैं, त्रिपुरा से होते हैं, ठीक है, त्रिपुरा से होते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है क्षेत्रफल के अनुसार, तो क्षेत्रफल के अनुसार कौन हो जाएगा, तो आपकी लद्दाख हो जाएगा, ठीक है, लद्दाख हो जाएगा। क्षेत्रफल के आधार पर 5 बड़े लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र क्रमशः, सबसे बड़ा आपके लद्दाख है, उसके बाद बाड़मेर है, तीसरा में कच्छ है, चौथा में अरुणाचल प्रदेश है, पांचवा में आपकी इस होना चाहिए पश्चिम बंगाल, ठीक है। यहाँ पर 1 मिनट रुकिएगा, अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी, ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी इलाका ये आपके चौथा में है, और पांचवा में अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी इलाका, क्योंकि जो अरुणाचल प्रदेश है वहां पर लोकसभा कितना सीट है, तो 2 सीट है, इसको ध्यान में रखिएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो छोटा लोकसभा का क्षेत्र कौन है, तो दिल्ली का चांदनी चौक है, ठीक है, दिल्ली का चांदनी चौक है, 10.59 वर्ग किलोमीटर में है, लेकिन आबादी बहुत ही घनी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र कौन है, तो इससे आपके जो है 51, इसे एक बार देख लीजिएगा। 2008 में लागू परिसीमन के बाद जो है वर्तमान में 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा का संसदीय क्षेत्र आपके जो है गाजियाबाद है, ठीक है, गाजियाबाद है। उसके बाद गौतम बुद्ध नगर है, और गौतम बुद्ध नगर के बाद आपके उन्नाव है, ठीक है, उन्नाव है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचित क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा क्या है, तो इसे नया देखिए, नया डाटा आ चुका है। तो लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम संख्या जो है 40 लाख थी, किंतु 2014 में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा अधिकतम जारी कर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा संख्या को जो है 40 से बढ़ाकर 70 लाख कर दिया है। कुछ छोटे राज्यों जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम के लिए 22 लाख से बढ़ाकर आपके 54 लाख कर दिया गया है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए अक्टूबर 2020 में इस सीमा को 10% बढ़ाकर क्रमशः 27 लाख रुपया और 59.4 लाख कर दिया गया है। बड़े राज्यों में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा विधानसभा की, ठीक है, 30.8 लाख तथा छोटे राज्यों के लिए आपके 22 लाख निर्धारित किया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है कि लोकसभा चुनाव के मामले में समान वर्ग के उम्मीदवारों तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा तय की जाने वाली जमानत राशि क्रमशः क्या है, तो देखिए पहले आपके था 10,000 और 5,000 था, ठीक है, 10,000 और 5,000 था, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। जो आपके समान वर्ग हैं उनके लिए 2010 में
25,000 कर दिया गया जमानत राशि, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 12,500 कर दिया गया है लोकसभा में, ठीक है, जबकि राज्यसभा नहीं, विधानसभा में, ठीक है, विधानसभा में जो है समान वर्ग के लिए 10,000 है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 5,000 कर दिया गया है। ये जमानत जब्त क्या होता है, तो यहाँ पर समझिएगा कि टोटल आपके 100 वोट पड़ता है, ठीक है, इसमें से मानते हैं कि 80 वोट आपके अच्छा वोट है, ठीक है, 80 नहीं मानते, 90 मानते हैं, 90 वोट आपके अच्छा है, तो 90 का जो है 1/6 जिस भी कैंडिडेट को प्राप्त नहीं होगा उसे बोला जाएगा कि उसका जमानत जब्त हो गया है, और ये पैसा जमा होता है 25,000, 12,000, ये आपके इलेक्शन कमीशन के द्वारा वापस उसे नहीं किया जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जैसे कि लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है, यदि उसे प्राप्त ना हो सके तो उसे जो है लोकसभा चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त ना कर पाता है, तब उस उम्मीदवार की जमानत राशि को जब्त हो जाती है, अर्थात वह अपने जमानत खो बैठता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था। लोकसभा का प्रथम चुनाव जो है 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था। यह चुनाव जो कुल आपके 489 सीटों के लिए हुआ था। प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था, 13 मई 1952 को हुआ था, ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, लफज नहीं लगा। नेक्स्ट है कि किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था, किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्षों का था, तो पांचवी लोकसभा का जो कार्यकाल है लगभग 6 वर्षों का था। इसमें आपको याद रखना है कि 15 मार्च 1971 से 18 जनवरी 1977 तक आपके कार्यकाल था। इसमें इंदिरा जी सरकार में थी। 9वीं लोकसभा कब भंग की गई, तो मार्च 1991 में भंग किया गया है। भारत में 12वीं लोकसभा की निर्वाचन हुई तो फरवरी 1998 देखिए, उस समय इस 97 क्वेश्चन है, ये आपके 97 का है, तो अब नहीं पूछा जाएगा ये प्रश्न, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि लोकसभा का नेता कौन है, तो लोकसभा का नेता आपके प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होते हैं। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। किसी भी सदन का नेता उच्च सदन का सदस्य भी हो सकता है। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं होता है तो लोकसभा में सदन का नेता किसी वरिष्ठ मंत्री को बनाया जाता है जो लोकसभा का सदस्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो आप विचार कीजिए। लोकसभा अथवा राज्यसभा की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए मतदान कम से कम 50% मत पाना अनिवार्य है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत में फर्स्ट पास द पोस्ट है, लोकसभा में क्या है, फर्स्ट पास द पोस्ट है, जहां पे सबसे अधिक वोट जो भी ले आएगा उसे क्या माना जाएगा, जीत माना जाएगा, और विधानसभा में भी। इसके बाद है कि भारत के संविधान में अधिकांश बंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है, तो ये आपके गलत है, तो इसमें आपके कोई भी पॉइंट आपके सही नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में लोकसभा का स्पीकर लोकसभा का अध्यक्ष है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, तो आपको याद रखना है कि चयनित किया जाता है लोकसभा के मेंबर में से ही, ठीक है, लोकसभा के मेंबर में से ही। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, यहाँ अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को चुनने का आशय चयनित होने से है। बेयर एक्ट में अंग्रेजी भाषा में चुनने के लिए जो है चॉइस शब्द का प्रयोग किया गया है, ना कि इलेक्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। लोकसभा के स्पीकर है, इनका निर्वाचन होता है, तो लोकसभा के सभी आपके मेंबर के द्वारा किया जाता है। निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है, इसमें से कौन जो है अपने पद की शपथ
नहीं लेता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो स्पीकर है, ये अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं। सिर्फ़ आपके जो लोकसभा के स्पीकर हैं, ये आपके संसद के मेंबर का शपथ लेते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो सेम क्वेश्चन है, स्पीकर 2016 में छत्तीसगढ़ पीसीएस पूछा है, इसे 2017 में पूछा गया है छत्तीसगढ़ पीसीएस के ही द्वारा। नेक्स्ट है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो उपाध्यक्ष को सौंपेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। सेम प्रश्न है, जो लोकसभा का इसका पहले अध्यक्ष था, ये आपके अब हो गया है लोकसभा का। हाँ, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को, और जो उपाध्यक्ष है किसे देगा? तो आपके अध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है। लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए 14 दिन पहले उनको जो है लिखित नोटिस देना होता है। नेक्स्ट है कि लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है, तो यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे तो बी इसका राइट आंसर होगा। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, तो लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपके सही है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सही है। वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण धारण करता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यह आवश्यक नहीं कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के 6 माह के भीतर सदन का सदस्य होना अनिवार्य पड़ेगा। तो ये आपकी गलत है। जो भी व्यक्ति आपके लोकसभा के मेंबर होगा, वही व्यक्ति आपके स्पीकर बन सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर नहीं है, लेकिन वो मंत्री बन सकता है, ठीक है? वो मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे जो है लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनना अनिवार्य है, ठीक है? नेक्स्ट है कि यदि समान अवधि से पूर्व सदन को भंग कर दिया जाए तो उसे अपना पद छोड़ना होगा, तो ये भी आपकी गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके जो नया स्पीकर आएंगे तो अपना ये पद छोड़ देंगे। उसके बाद है कि यदि वह त्याग पत्र देना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा, तो बिल्कुल ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो आईएएस का एग्जाम देते हैं ना, तो आप लोग एक पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि खासकर जो पॉलिटी क्वेश्चन होगा, तो आपको चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। और जो चौथा आंसर यूपीएससी बहुत ही तेज है, पहला भी आंसर आपका ठीक रहेगा, दूसरा भी ठीक रहेगा, तीसरा भी ठीक रहेगा। देखिए, ये कम रहेगा, ये तो उससे ज्यादा रहेगा, तो इससे ज्यादा रहेगा। जो चौथा आपके ऑप्शन है वो सबसे अधिक ठीक होता है, ठीक है। जब जहां पर आप फंस जाइए जिस क्वेश्चन में, तो उस प्रश्न में आप चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा, तो देखिएगा आपका आंसर जो है चौथा ही ऑप्शन निकल के आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। लोकसभा अध्यक्ष के पद पर तो विचार कर लीजिए। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये भी देख चुके हैं, गलत है। 4 माह के अंदर ये भी गलत है। तो और उसके बाद है कि यदि वह त्याग पत्र देना चाहे तो ये सही है। तो इसमें केवल आपके बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2012 का पूछा गया आईएएस का, और ये पूछा गया 1993 में। सिर्फ क्या किया आपके साथ जो है, देखिए ये नंबर दे दिया ए बी सी, और वहां पर क्या था कि ए बी सी और डी आपके, इतना ही में आंसर आपको बताना था, ठीक ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? जो आपके जो प्रोटेम स्पीकर होता है उसका एक ही कर्तव्य होता है कि सदस्यों को शपथ दिलवाना। जो आपके नए मेंबर जीत के आते हैं उनको शपथ दिलवाना उनका कर्तव्य होता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं, सदन के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को बनाया जाता है, ठीक है। ये सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को बताया जाता है, ध्यान रखिएगा। मेरा बुजुर्ग से मतलब वरिष्ठ ही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रोटेम स्पीकर समानता किसे नियुक्त किया जाता है? तो नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठ सदस्यों में से एक को, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं जब वोट बराबर होने के नाते, जब मान लीजिए किसी मुद्दे पर वोटिंग हो रहा है और दोनों आपके जो आपके अ, अ, एक पार्टी विपक्ष में वोटिंग किया है और एक पार्टी आपके जो है
पक्ष में वोटिंग किया है, दोनों वोट अगर मान लीजिए 20-20 का बराबर हो गया, तो जो कि कास्टिंग वोट है ये कौन करेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और ऐसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 21 वोट है, 20 वोट है, तो इसमें लोकसभा के मेंबर आपके वोटिंग नहीं करेंगे, केवल आपकी बराबरी की स्थिति में ही जो है लोकसभा के मेंबर जो है कास्टिंग वोट करते हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा, वह इसका प्रयोग करेगा। तो किसमें इसका उल्लेख है? इसका उल्लेख अनुच्छेद 10 में किया गया है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो जेबी मावलंकर है। वीवीआई पॉइंट है, ये कितने एग्जाम में पूछा गया, देखिए तो यहाँ पर बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है, तो वीवीआई मार्क कीजिएगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो जेबी मावलंकर है। जेबी मावलंकर है। आप लोग बोर भी हो रहे होंगे, खत्म होने वाला, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर लिखा गया है कि लोकसभा के गठन के पश्चात इसकी प्रथम बैठक जो है 13 मई 1952 को हुई थी। 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने। वे अपने मृत्यु 27 फरवरी 1956 तक पद पर रहते हैं। लोकसभा के शेष कार्यकाल के लिए जो है तत्कालीन उपाध्यक्ष एम अनंत सैनम अयंगर को लोकसभा अध्यक्ष 8 मार्च 1956 को बनते हैं। भारत के प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन है? तो जेबी मावलंकर हैं। प्रथम स्पीकर जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, बहुत ही अच्छा सवाल है कि प्रथम स्पीकर जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया उनका नाम क्या है? तो जेबी मावलंकर हैं। ठीक है, कब लाया गया था? तो 15 दिसंबर 1954 को लाया गया था, जबकि 18 दिसंबर 1954 को अस्वीकृत हो गया था, पास नहीं हुआ था। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? बहुत ही अच्छा सवाल है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो मीरा कुमार है। ठीक है, मीरा कुमार है। 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष है मीरा कुमार, जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी। जून 2009 में इस पद के लिए चुनी गई थी। वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है। ठीक है, ओम बिरला है। नेक्स्ट है लोकसभा के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो ये बहुत ही पुराना है, इसके बारे में देख लीजिएगा। वर्तमान में कौन लोकसभा के उपाध्यक्ष है तो देख लीजिएगा। ठीक है, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन पढ़ लीजिए। लोकसभा के विचार विमर्श में भाग ले सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। सदस्य के रूप में सदन के समक्ष किसी भी प्रस्ताव का मतदान कर सकते हैं, तो ये भी नहीं। जब बराबर की स्थिति होगा तभी आपके मतदान कर सकते हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा के अध्यक्ष थे? अच्छा पॉइंट है, मार्क कीजिएगा। तो पी ए संगमा थे। ठीक है, पी ए संगमा। पी ए संगमा वर्ष 1995 में प्रथम जनजातीय केंद्रीय मंत्री बने थे और वर्ष 1996 में लोकसभा के पहले जनजातीय अध्यक्ष भी बनते हैं। इनका संबंध मेघालय से है। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, जो लोकसभा का सचिवालय सीधे लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नियंत्रित होता है। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में काम करता है? तो भी आपने देख लिया कि लोकसभा के अध्यक्ष के देखरेख में काम करता है। 15वीं लोकसभा में महिला मेंबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। नीचे सॉल्यूशन गाइड पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बारे में कि वर्तमान में मई 2019 में निर्वाचित 17वीं लोकसभा में कुल महिला मेंबर की संख्या कितना है? तो 14% है। वर्तमान में लोकसभा में कुल आपके 78 महिलाएं हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी का 6, जनता पार्टी का 41 महिला मेंबर हैं। अधिकतम महिला मेंबर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल से 11 हैं, राजस्थान से 3 है। ठीक है, राजस्थान से आपके 3 है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, विचार कर लीजिए। और आपका ये लास्ट सवाल है लोकसभा से, तो विचार कीजिए। पहली लोकसभा में
विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था, तो ये आपके गलत है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई, तो ये भी आपका ये आपके सही है, ठीक है, ये आपके सही है। लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य ना हो, 75 नहीं 55, नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती है, तो आपके ये भी गलत है। तो सही क्या होगा, केवल आपकी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसे एक बार सॉल्यूशन को पढ़ लीजिएगा कि इसमें कि प्रथम लोकसभा के चुनाव 489 सीटों के लिए हुए थे, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 364 सीट प्राप्त की थी, जीत हासिल की थी। दूसरे स्थान पर 16 सीट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा प्राप्त किया गया था, जो आपके विपक्ष के सबसे बड़े राजनीतिक दल था, ठीक है। उसके बाद देखिए 1969 में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को मान्यता प्राप्त होता है। 1969 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के राम सुभग सिंह को चुना गया था नेता प्रतिपक्ष, ठीक है। लोकसभा में किसी दल के नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता मिलने के लिए उस दल के लोकसभा में कुल आपके जो मेंबर हैं उसका 10% आपके सीट होना अनिवार्य है। तो लोकसभा से संबंधित सारे प्रश्न को डिस्कस कर लिए हैं। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।